हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जीएस स्कूल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कैसे यूएस के न्यू टैरिफ पॉलिसी के कारण यूएस न चाहते हुए भी चाइना को विश्व में फिर से एक मजबूत देश के रूप में प्रतिस्थापित कर रहा है। दोस्तों, मैंने कहा यहाँ फिर से, मतलब इतिहास में ऐसा हो चुका है। तो हम लोग इतिहास के पन्नों में जाके देखते हैं कि ऐसा कब हुआ था फर्स्ट टाइम। दोस्तों, 1970s का दौर है, कोल्ड वॉर चल रहा है, यूएसए और यूएसएसआर में राइवलरी। यूएसए यूएसएसआर पे एज चाहता है। उसी समय यूएसएसआर और चाइना के बीच कुछ इंटरनल बॉर्डर इशू और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है कि दोनों कम्युनिज्म देश हैं, लेकिन दोनों के आइडियोलॉजी में कुछ डिफरेंस है। इट मीन्स यूएसएसआर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा जोर दे रहा था और चाइना एग्रीकल्चर पे। ये खैर अलग टॉपिक है, इसको फिर से कभी आगे डिस्कस करेंगे कि दोनों के कम्युनिज्म आइडियोलॉजिकल में क्या डिफरेंस था। तो 1969 में रसिया और चाइना के बीच बॉर्डर क्लैश होता है और दोनों के बीच डिफरेंस बढ़ जाता है। इधर चाइना का द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी इनिशियल फेलियर के दौर में था। ये एक पॉलिसी चाइना लाया था जिसके कारण जिसमें छोटे छोटे किसानों को ज़मीन दी गई थी और उससे खेती और इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए बोला गया था। तो यहाँ पे चाइना का अपना इशू है, यूएसएस और चाइना में डिफरेंस आ चुका है। यहाँ पर एक उस समय यूएसए के बहुत ही तेज तर्राक डिप्लोमेट थे हेनरी किसिंगर, जिनका कुछ दिन पहले निधन हुआ था। उसमें आपने देखा होगा कि शी जिनपिंग तक ने शोक व्यक्त किया था, जबकि शी जिनपिंग इतना एक्सप्रेसिव है नहीं। तो ऐसा कौन सा शख्सियत है वो जिन्होंने चाइना के लिए क्या किया कि आज चाइना के शी जिनपिंग तक ने उनके मृत्यु पे शोक जाहिर किया था। तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और हेनरी किसिंगर जो थे चाइना के बहुत बड़े सपोर्टर थे। उनको लगता था कि अमेरिका की तरह चाइना भी एक एक्सेप्शनल कंट्री है, महान कंट्री। तो वो हमेशा से चाहते थे कि चाइना और यूएसए में दोस्ती हो। यहाँ पे उन्हें एक मौका मिल गया। वो 1971 में चाइना का दौरा करते हैं और फर्स्ट टाइम उसी में टेबल टेनिस की टीम, जो आपने फॉरेस्ट गम मूवी में देखा भी होगा कि टेबल टेनिस की टीम दौरा करती है चाइना में 1971 में। हेनरी किसिंगर भी दौरा करते हैं। उनका मेन मकसद था कि यूएसएसआर पर एक तो एज पाना, दूसरा चाइना के चीप लेबर और अमेरिका के उन्नत टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के सोचा था कि खूब पैसा अमेरिका कमाएगा। तो 1971 में दौरा करके उन्होंने स्टेज सेट किया और 1972 में राष्ट्रपति निक्सन ने चाइना की दौरा किया। ये एक ऐतिहासिक दौरा कहा जाता है। हालांकि उस समय माओ से तुम वहाँ के। अब 1976 में माओ से का डेथ हो जाता है। वहाँ एंट्री होता है डीन जियोपिंग, उसके अगले राष्ट्रपति का। डीन जियोपिंग थोड़ा लिबरल किस्म के थे और वो चाहते थे कि चाइना की इकोनॉमी ओपन हो। तो आगे बातचीत का दौर चलता रहा। चाइना ने आईएमएफ 1980 में ज्वाइन किया यूएसए के संरक्षण में, और 84 में जिमी कार्टर ने चाइना के वन चाइना पॉलिसी को मान्यता दे दी। इसमें पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी। अब इस दौरान क्या हुआ कि अमेरिका के टेक्नोलॉजी और अपना चीप लेबर का फायदा उठा के भोला भोला बन के चाइना अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेता रहा और अपने चीप लेबर का यूज करके वो धीरे 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 अपना इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत करने लगा। इधर यूएसए को पता नहीं चला। आगे चल के जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1991 से 1995 तक जीडीपी में चाइना का 11% ग्रोथ देखा गया। 2004 से आज तक चाइना ने लगभग अपनी इकोनॉमी को डबल कर लिया और 2010 तक चाइना लार्जेस्ट यूजर ऑफ एनर्जी और मेकर ऑफ स्टील आ गया। दोस्तों, अगर लार्जेस्ट यूजर ऑफ एनर्जी बनने का मतलब है कि आपके देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइप का चीज चल रहा है। अब धीरे धीरे चाइना अपने वर्ल्ड स्टेज पे अपना प्रभुत्व जमाने लगा और डिफरेंट स्टेज पे यूएसए को चैलेंज करने लगा। दोस्तों, यूएसए को आभास हुआ कि उसने आखिर गाहे बगाहे एक जाइंट को खड़ा कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि चाइना ने यूएसए को कहाँ कहाँ चैलेंज करना शुरू किया। दोस्तों, चाइना ने अपना मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए और विश्व के डिफरेंट जगहों पे अपना मिलिट्री प्रेजेंस दिखाया, स्पेशली पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन के रीजन में। बीआरआई इनिशिएटिव लाया, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसका मकसद 140 कंट्री तक अपना रीच बढ़ाना था। इसमें बीआरआई में दो पार्ट थे, एक लैंड रूट था, एक सी रूट था। ये हम लोग यहाँ देख सकते हैं, लैंड रूट है और ये यहाँ पे सी रूट है। चाइना ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी एक बहुत ही एज प्राप्त कर लिया। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई रिसर्च में वो एक लीडर बन गया। साउथ चाइना सी में उसने जगह जगह पे अपना अधिकार बताने का सिलसिला जारी रखा। ग्लोबल स्टेज पे उसने मल्टीपोलरिटी को बढ़ावा दिया और यूएसए के डोमिनेंस को चैलेंज करने लगा। अमेरिका के जस्ट नीचे साउथ अमेरिका में उसने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और वहाँ के देशों में हैवी इन्वेस्टमेंट किया। अब यूएसए को लगने लगा कि चाइना उसका एक राइवल बन चुका है, तो यूएसए ने भी काउंटर अटैक करना शुरू किया। दोस्तों, 2024 तक का सीन याद कीजिए। प्रेसिडेंट ट्रंप के फिर से प्रेसिडेंट बनने से पहले का समय क्या था, वर्ल्ड में क्या था। चाइना का लगभग दुनिया के हर एक देशों से जो मेजर पावर है उसे इशू चल रहा था। एशिया में वो भारत से उसके 36 के आंकड़े थे।
उधर रसिया से उसका दोस्ती हो चुका था यूक्रेन वॉर के कारण, लेकिन फिर भी दोनों में एक विश्वसनीयता की कमी थी, जिसका उजागर एक रशियन डॉक्यूमेंट जब लीक हुआ था तब पता चला कि रसिया ये सोचता है कि चाइना उसके ईस्टर्न पार्ट पे कब्जा करने का सोचता रहता। तो यूएसए ने डिप्लोमेटिक एफर्ट शुरू किया। डिप्लोमेटिक एफर्ट शुरू किया का मतलब है कि वो कोल्ड वॉर के बाद अपना ध्यान मेडिटेरियन सी से हटा के साउथ पैसिफिक सी में अपना ध्यान केंद्रित किया, और यहाँ पे उसने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया के साथ मिलकर चाइना के विरुद्ध, चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ग्रुप बनाते रहे, जिसमें एक क्वाड शामिल था। फिर I2, U2, इजराइल, इंडिया, यूएसए और यूएई नामक ग्रुप बनाया चाइना के बढ़ते इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। इंडिया को 1998 से भारत अमेरिका के रिश्ते सुधरने शुरू हुए, तो इंडिया को उसने डिफेंस सेक्टर में बढ़ावा देना शुरू किया, हेल्प करना शुरू किया, और लेमोआ और बेका जैसे एग्रीमेंट साइन किए, क्योंकि उसको इंडिया में एक पोटेंशियल कैंडिडेट नजर आ रहा था जो कि चाइना को यहाँ पे चैलेंज कर सके। उसने ताइवान को कंटिन्यू सपोर्ट जारी रखा। चाइना में मुस्लिमों पे हो रहे अत्याचार जो होता है सिंगजियांग स्टेट में, उसके खिलाफ यूएस ने चाइना के ऑफिशियल इंडस्ट्रीज पे प्रतिबंध जारी रखा। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन लगातार करता रहा साउथ चाइना सी में, पैसिफिक ओशन में। वो चाइना जहां जहां क्लेम करता था उसके आसपास अपना नेविगेशन जारी रखा, नेवी एक्सरसाइज जारी रखा। इस प्रकार वो चाइना के चैलेंज को काउंटर करता रहा। अब बात 2024 में जब ट्रंप साहब जीते और 2025 में उन्होंने प्रेसिडेंट का कमान संभाला फिर से अमेरिका। 2024 तक कंडीशन ये थे, चाइना का विश्व के लगभग देशों से चाइना के संबंध सही नहीं थे, मतलब कह सकते हैं चाइना सॉफ्ट पावर में कमजोर पड़ रहा था। यूएसए का सॉफ्ट पावर तगड़ा था, मतलब उसके इंडिया से अच्छे रिलेशन हो चुके थे। इंडिया अब इवन रसिया से भी थोड़े डिफरेंसेस के साथ अमेरिका के गुट में लगभग शामिल हो गया था। इधर जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस सब के साथ मिलकर साउथ चाइना सी और पैसिफिक रीजन में चाइना के खिलाफ नेविगेशन में शामिल रहा, चाइना के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाते रहा। क्वाड को बहुत बढ़ावा मिला। अब यहाँ पे आते हैं ट्रंप साहब, उनका एक पॉलिसी लेके टैरिफ। अब देखते हैं कि टैरिफ के आने से क्या हुआ। ट्रंप साहब ने आते ही सबसे पहले हैवी टैरिफ लगाया कनाडा पे, फिर लगाया मैक्सिको पे, और फिर लगाया चाइना पे। कनाडा जो कि इसका बॉर्डर कंट्री है, बॉर्डरलेस कंट्री कहा जाता था कनाडा और यूएसए को, मतलब दोनों में बहुत ही अच्छा रिलेशन, उससे अपना रिलेशन खराब किया। जगह जगह टैरिफ लगा के साउथ एशियन कंट्री को नाराज किया, साउथ अमेरिकन कंट्री को नाराज किया, इंडिया को नाराज किया। अब इससे चाइना को मौका मिल गया। चाइना अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने का कोशिश कर रहा है, जिसमें उसको इनिशियल को सफलता मिला। इवन वियतनाम से भी चाइना ने डील किया है, जो वियतनाम हमेशा से चाइना के अपोजिट खड़ा रहता था। ईयू में अपना प्रेजेंस चाइना बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इससे होगा क्या, चाइना का ग्लोबल ट्रेड पोजीशन मजबूत होगा। यूएसए के अलायंस कमजोर होंगे। अब कनाडा यूएसए से नाराज चल रहा है। नाटो कंट्री पर आए दिन ट्रंप साहब बोलते रहते हैं मैं अपना सपोर्ट रख दूंगा। नाटो कंट्री नाराज है। यूरोपियन यूनियन को अपना रक्षा बजट यूरोपियन यूनियन 5% बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, जब यूरोपियन यूनियन हमेशा से रक्षा के लिए अमेरिका पर डिपेंड था। अब वो रक्षा के लिए खुद से जब वो तैयार हो जाएगा तो वो अमेरिका को किस लिए अमेरिका का एक तरीके से अपेंडिज बना रहेगा। तो यहाँ पे इंडिया से अमेरिका के रिश्ते लगभग खराब हो रहे हैं। तो अमेरिका का रिलेशन जो है हर एक देश से खराब हो रहा है। इट मीन सॉफ्ट पावर जो अमेरिका खराब हो रहा है। अब कंडीशन 2025 में सीधे उल्टे हो चुकी है। जो चाइना के 24 में था वो अभी 2025 में यूएसए के दिख रहा है। हाँ, यूएसए की दोस्ती जरूर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से मजबूत हुआ है, ये उसकी उपलब्धि मानी जा सकती है। अब चाइना इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करेगा, डिफरेंट देशों के साथ अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा। इससे क्या होगा, चाइना अपना लोकल करेंसी को मजबूत करने की और कदम बढ़ाएगा, जिससे डी डॉलराइजेशन होगा विश्व में। ग्लोबल परसेप्शन यह जाएगा कि चाइना इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स नॉर्म को फॉलो करता है, जबकि यूएसए नहीं करता है। ब्रिक्स प्लस देश मजबूत होंगे क्योंकि सारे यूएसए के खिलाफ आएंगे। और इवन अब तो आरआईसी ग्रुप, रसिया, इंडिया, चाइना ग्रुप को फिर से रिवाइव करने की बात हो रही है। सबसे मेन कंसर्निंग है कि जब सारे देशों पे ट्रंप साहब टैरिफ लगाएंगे तो उनके बिजनेस रिश्ते सारे देश से खराब होंगे। तो सारे देश क्या करेंगे, यूएस सिक्योरिटी बॉन्ड बेचना शुरू कर देंगे। अब जब बॉन्ड बिकेगा मार्केट में तो यूएस डॉलर का वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा। इससे अंततः नुकसान यूएसए को ही है, क्योंकि यूएस डॉलर का वैल्यू कम होगा तो लोग यूएसए डॉलर को छोड़ के, चूँकि चाइना का प्रेजेंस बढ़ रहा होगा, तो दूसरे करेंसी में बिजनेस करना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि टैरिफ के आने से गाहे बगाहे यूएसए चाइना का ही हेल्प कर रहा है, न चाहते हुए भी। तो उम्मीद करता हूँ कि यूएसए के ऑफिशियल भी इसको जानते होंगे, लेकिन कहा जाता है कि अगर राजा के पास उसके जो सलाहकार हैं अगर वो सही नहीं हो, राजा के चापलूस हो, तो निगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। तो इसी के साथ आज अपने इस छोटे से लेक्चर को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं हो रहा है चैनल, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।